नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटेंस फिल्म पर बात करने वाले हैं, द रेवेनेंट। 2015 में आई थी। हाँ, लियोनार्डो डिकैप्रियो वाली। और ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि सर्वाइवल, धोखा, बदला, बहुत कुछ है इसमें। बिल्कुल। और हमने इसके लिए कुछ अच्छे सोर्सेज भी देखे, मतलब फिल्म के एनालिसिस, उसकी थीम पर कुछ आर्टिकल्स। हाँ, ताकि हम सिर्फ कहानी न दोहराएं बल्कि ह्यू ग्लास की जो ये अविश्वसनीय यात्रा है ना, उसके पीछे के मतलब को समझ सकें। सही कहा। मतलब वो जीने की जिद, बदला और प्रकृति का जो रोल है, और ये सब 1820 के दशक के अमेरिकन फ्रंटियर में सेट है। ह्यू ग्लास की सच्ची कहानी से प्रेरित है ये। हाँ, सच्ची घटनाओं पर आधारित है काफी हद तक। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस बर्फीले मुश्किल सफर को थोड़ा खोलकर देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, जैसा आपने कहा, 1820 के दशक में। फर ट्रैपर्स का एक ग्रुप है, कीमती खाले जमा कर रहे हैं काफी खतरनाक इलाके में। हाँ, और ह्यू ग्लास यानी डिकैप्रियो, वो इनका गाइड है, एक्सपीरियंस्ड है। उसका बेटा हॉक भी साथ है, जो आधा पौनी है। माहौल में एक टेंशन तो है ही शुरू से। और वो टेंशन बहुत जल्दी एक्शन में बदल जाती है। अराकारा जनजाति के लोग, जिन्हें फिल्म में री कहा गया है, हाँ। वो अचानक हमला कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हीं ट्रैपर्स ने उनके सरदार की बेटी को किडनैप किया है। और वो हमला बहुत ही केयोटिक है, हिंसक। एकदम से फिल्म का टोन सेट हो जाता है कि ये कोई आसान सफर नहीं होने वाला, सर्वाइवल की लड़ाई है। हाँ, और ये सिर्फ एक्शन नहीं है, ये उस टाइम के कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाता है। मतलब नेटिव अमेरिकन्स और बाहर से आए लोगों के बीच का जो टकराव था, जमीन, रिसोर्सेज। सही बात है। जो बच जाते हैं, ग्लास, हॉक, कैप्टन हेनरी और एक और अहम किरदार जॉन फिट्जगेराल्ड, टॉम हार्डी ने निभाया है जिसे। हाँ, वो सब भागने पर मजबूर हो जाते हैं। और यहीं से कहानी का वो भयानक मोड़ आता है। दल को तेजी से निकलना है तो ग्लास आगे रास्ता देखने जाता है अकेले। और फिर उसका सामना होता है उस ग्रिजली भालू से। उफ, वो सीन मतलब सिनेमा हिस्ट्री के सबसे डिस्टर्बिंग सीन्स में से एक गिना जाता है। हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से शूट किया गया है, वो लंबे शॉट्स, कैमरा है इतना पास, लगता है वहीं मौजूद हैं। सही का, वो सिर्फ एक जानवर का हमला नहीं लगता है, ऐसा लगता है जैसे नेचर की जो क्रूरता है ना, बिना किसी इमोशन वाली, वो सामने आ गई है। ग्लास के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, मतलब लगभग मरने वाला। और यहीं दल के सामने वो मुश्किल सवाल खड़ा होता है। उसे साथ लेकर चलना मतलब सबकी रफ्तार धीमे करना, सबका रिस्क बढ़ाना। यहीं पर जॉन फिट्जगेराल्ड का असली रंग दिखना शुरू होता है। कैप्टन हेनरी थोड़ा हिचकते हुए इनाम का लालच देकर कुछ लोगों को ग्लास के साथ रुकने को कहते हैं। हॉक तो रुकेगा ही, उसका बेटा है, साथ में युवा जिम ब्रिजा और फिट्जगेराल्ड। फिट्जगेराल्ड का जो किरदार है, वो सिर्फ लालची नहीं दिखाया गया। ऐसा लगता है उसे ग्लास से एक तरह की नफरत भी है। शायद उसके बेटे के आधा पौनी होने की वजह से उसे एक बोझ समझता है। हाँ, उसमें वो रेशियल अंडरटोन भी है। और फिर होता है वो धोखा। फिट्जगेराल्ड उसे सिर्फ छोड़कर नहीं जाता, पहले गला घोटकर मारने की कोशिश करता है। और जब हॉक, उसका बेटा, ये देख लेता है और रोकने आता है तो फिट्जगेराल्ड ग्लास की आंखों के सामने ही हॉक को चाकू मार देता है। ओह, ये सीन बहुत ही पावरफुल है। यहीं से ग्लास की जो लड़ाई है वो सिर्फ जिंदा रहने की नहीं रहती। हाँ, वो अब बदले की लड़ाई बन जाती है। बिल्कुल। और फिट्जगेराल्ड जिस तरह से उस नौजवान ब्रिजर को डराता है, झूठ बोलता है कि ग्लास तो वैसे ही मरने वाला है, चलो छोड़ो इसे। हाँ, वो भी मानवीय कमजोरी और डर को दिखाता है। और फिर वो ग्लास को एक कच्ची कब्र में लगभग जिंदा ही दफना देते हैं। सोचिए जरा उस इंसान की हालत। भयानक चोटें, बेटे को आंखों के सामने मरते देखा, और अब जिंदा दफन। यहीं पे फिल्म सवाल उठाती है, आखिर क्या चीज है जो इंसान को आगे बढ़ाती है। और यही से चीजें सचमुच अविश्वसनीय हो जाती हैं। ग्लास उस कब्र से बाहर निकल आता है। हाँ, ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, ये विल पावर है, जीने की जिद। उसकी आगे की जो यात्रा है वो सिर्फ शारीरिक परीक्षा नहीं है, वो मेंटल स्ट्रेंथ की भी जो कहानी है। डिटेल्स मिलते हैं सोर्सेज में, सैकड़ों मील चलता है वो, बर्फीले मौसम में, अकेला। कच्चा मांस खाना, जड़ों पर गुजारा करना, कीचड़ में रेंगना। अपने घावों को बारूद से जलाकर बंद करना, ये सब उस दौर की हार्श रियलिटी और सर्वाइवल की जो इंस्टिंक्ट होती ना, उसे दिखाता है। और इसी यात्रा में नेचर का डबल रोल दिखता है। एक तरफ भालू, जमा देने वाली ठंड, नेचर क्रूर है। बिल्कुल। दूसरी तरफ वही नेचर उसे खाना दे रही है, पानी दे रही है, और वो मरे हुए घोड़े का शव उसमें छिपके वो जान बचाता है। हाँ, यहीं पर वो सिनेमेटोग्राफी की बात आती है। लुबेस्की ने जो काम किया है, ऑलमोस्ट पूरी फिल्म नेचुरल लाइट में शूट की है। कमाल है वो।
हर सीन, हर लैंडस्केप इतना रियल और पावरफुल लगता है। वो बर्फीले पहाड़, जंगल, नदियां। वो सिर्फ बैकग्राउंड नहीं लगते, लगता है वो भी कहानी का हिस्सा हैं, किरदार हैं। और वो लंबे लंबे शॉट्स बिना कट के, खासकर एक्शन सीन्स में, वो आपको ग्लास के साथ उस सफर में खींच लेते हैं। आप उसकी थकान, उसका दर्द महसूस करते हैं। सही कह रहे हैं, ये सिर्फ देखना नहीं है, ये फील करना है। इसी सफर में उसे एक पौनी आदमी मिलता है, हिकुक। हम्म। वो भी अकेला है, उसने भी अपना परिवार खोया है। हाँ, वो उसकी मदद करता है, खाना देता है, लेकिन एक जरूरी बात कहता है। हाँ, वो कहता है बदला लेना ईश्वर का काम है। ये बात ग्लास के दिमाग में कहीं बैठ जाती है। लेकिन हिकूक का अंत भी ट्रैजिक होता है। उसे फ्रांसीसी व्यापारी लटका देते हैं। जो फिर से उस दौर की लॉलेसनेस और क्रूरता दिखाता है। ग्लास का अकेलापन और बढ़ जाता है। दूसरी तरफ किले में फिट्जगेरल्ड अपनी झूठी कहानी सुना रहा है कैप्टन हेनरी को। हाँ, कि ग्लास मर गया और उसने बड़ी बहादुरी से उसका साथ दिया। थोड़ा इल्जाम ब्रिजर पर भी डाल देता है। उसका प्लान साफ है, पैसे और खालें लेकर निकल जाना। लेकिन सारे ऑड्स के खिलाफ ग्लास किले तक पहुंच जाता है। उसका वापस आना एक शॉक की तरह है सबके लिए। सबने तो मान लिया था कि वो मर चुका। ब्रिजर का कन्फेशन, कैप्टन हेनरी का पछतावा, ग्लास की वापसी का असर दिखता है। हाँ, और हेनरी अब शायद अपने गिल्ट की वजह से भी ग्लास के साथ फिट्जगेरल्ड का पीछा करने निकलता है। अब कहानी फाइनल फेस ऑफ की तरफ बढ़ती है। फिट्जगेरल्ड चालाक है, वो घात लगाकर हेनरी को मार देता है। अब सिर्फ ग्लास और फिट्जगेरल्ड बचते हैं, आमने सामने, उस बर्फीली नदी के किनारे। और वो लड़ाई कोई स्टाइलिश हॉलीवुड फाइट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ही ब्रूटल है, प्रिमिटिव। चाकू, टॉमाहॉक, बर्फ, खून, ऐसा लगता है दो जख्मी जानवर लड़ रहे हैं। और फिट्जगेराल्ड से अल्साफली है, हॉक की मौत का मजाक उड़ाकर। जिससे ग्लास का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो फिट्जगेराल्ड पर हावी हो जाता है। बदला बस एक कदम दूर है। उसे मार सकता है वो। शायद हम सब दर्शक भी यही सोच रहे होते हैं कि बस अब मार देगा, लेकिन उसे हिकुक की बात याद आती है। बदला ईश्वर के हाथों में है। और वो एक चॉइस लेता है। वो पर्सनल रिवेंज से ऊपर उठता है। हाँ, वो फिट्जगेराल्ड को खुद मारने के बजाय नदी में धकेल देता है। और ठीक उसी वक्त वो एरेकारा लोग जिनका पीछा ये लोग कर रहे थे वहां पहुंच जाते हैं। और वो फिट्जगेराल्ड को पकड़कर मार डालते हैं। ये बहुत पावरफुल मोमेंट है। मतलब न्याय तो हुआ, पर ग्लास के हाथों से नहीं। हाँ, इसे आप किस्मत कहें, नेचर का जस्टिस कहें, या हिकुक की बात का सच होना। एरेकारा, जो खुद फिट्जगेराल्ड जैसे लोगों से पीड़ित थे, वो अनजाने में जस्टिस का जरिया बन जाते हैं। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या कहानी का कोई गहरा मतलब है इसमें? ये सोचने वाली बात है। और फिर एरिकारा का जो लीडर है वो ग्लास को देखता है और उसे जाने देता है। शायद एक तरह की अनकही अंडरस्टैंडिंग होती है उनके बीच। दर्द की, लॉस की। ये कोई आसान जवाब नहीं देता एंडिंग। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, जैसा हमने कहा, इस पूरे एक्सपीरियंस को और गहरा बनाती है। इमैनुअल लुबेल्स्की का काम। उन्हें लगातार तीसरा ऑस्कर मिला इसके लिए। नेचुरल लाइट और लंबे टेक्स का इस्तेमाल कमाल का है। और लियोनार्डो डिकैप्रियो का परफॉर्मेंस, उनका पहला ऑस्कर। उन्होंने ग्लास के फिजिकल और मेंटल पेन को जैसे जिया है पर्दे पर। हाँ, और डायरेक्टर एलिजांद्रो जी इनारितु को भी लगातार दूसरा बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर मिला। उनका विजन साफ दिखता है। तो ये सब देखने के बाद इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ बदले की कहानी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ह्यूमन एंड्योरेंस की कहानी है। इंसान की सहन शक्ति की हदें क्या हैं? ये पूछती है कि जब सब कुछ छिन जाए तो इंसान किस चीज के सहारे जीता है? क्या वो सिर्फ बदला लेने के लिए जीता है, या बस जीने की जो एक बेसिक इंस्टिंक्ट होती है वो उसे आगे बढ़ाती है? ग्लास जिंदा तो बच जाता है, पर क्या वो वाकई जीतता है? बेटा खो दिया, शरीर और आत्मा पर गहरे जख्म है। फिल्म के एंड में जब ग्लास सीधा कैमरे में देखता है, उसकी सांसें भारी हैं, आंखें थकी हुई, ऐसा लगता है वो हमसे पूछ रहा हो। हाँ, क्या उसे शांति मिली या वो हमेशा उस ट्रॉमा के साथ जिएगा? यह सवाल खुला छोड़ दिया जाता है। और शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है। ये आसान जवाब नहीं देती, ये सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, ये सवाल उठाती है कि जस्टिस और रिवेंज में क्या फर्क है, नेचर के सामने इंसान कितना छोटा है, और सबसे मुश्किल हालात में भी क्या चीज हमें इंसान बनाए रखती है। हाँ, ये फिल्म एक एक्सपीरियंस है, इसे भूलना मुश्किल है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये ह्यूमन कंडीशन पर एक गहरा मेडिटेशन है। सही कहा। हम अपने सुनने वालों को इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं। जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो क्या चीज ज्यादा जरूरी है, बदला पूरा करना
या सिर्फ सांस लेते रहना? ग्लास की यात्रा का अंत आखिर क्या था? मुक्ति या एक कभी न खत्म होने वाला बोझ?